विलक्षण प्रतिभा के धनी, भाषाविद, शिल्प पर, साहित्य की विभिन्न विधाओं के शिल्प पर अधिकार रखने वाले रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, वो अपनी गद्य और पद्य विषयक जानकारियों से, वैशिष्ट्य से, विलक्षण प्रतिभा से जो जगह बनाते हैं, वो वास्तव में पूरे आधुनिक साहित्य में एक अलग पहचान के अधिकारी उसी कारण बन जाते हैं। अज्ञे ने जो कविताएं लिखी, छोटी और बड़ी, हाइकू छंद जो जापानी छंद है उसमें भी बहुत सुंदर कविताएं लिखी, और छोटी बड़ी कविताएं इस बात की द्योतक हैं, इस बात की परिचायक हैं कि अज्ञे ने, अमृतलाल नागर ने एक उपन्यास लिखा था बूंद और समुद्र। बूंद की महत्ता क्या है और समुद्र से उसका रिश्ता, उसका संबंध क्या है, बूंद का अस्तित्व क्या समुद्र से अलग रहकर रेखांकित हो सकता है या समुद्र के साथ ही उसकी विशिष्ट पहचान बनती है। अस्तित्ववाद के संदर्भ में नदी के द्वीप जैसी परिकल्पना अज्ञे ने की। बहुत से औपन्यासिक रचनाओं में, कथात्मक रचनाओं में, काव्यगत विशेषताओं में हम देखते हैं कि अज्ञे ने अपनी प्रतिभा के इस विलक्षण रूप से हमें बार बार अवगत कराया, उपकृत किया। अज्ञे परंपरा से कटना नहीं चाहते, वो परंपरा के उपासक हैं, वो परंपरा के समर्थक हैं, लेकिन रूढ़ी या एक ऐसी परंपरा उसे जिसे लोग हे दृष्टि से देखते हैं, अज्ञे उसे कोई बनी बनाई चीज नहीं मानते। वो यह भी मानते हैं कि साहित्यकार परंपरा को, विरासत को ज्यों का त्यों छोड़ सकता है। क्या यह उचित है? मिट्टी के लोंदे की तरह अपना या फेंक सकता है कोई साहित्यकार उसे? क्या परंपरा स्वयं लेखक पर हावी नहीं होती, बल्कि लेखक चाहे तो परिश्रम से उसे प्राप्त कर सकता है। परंपराएं अर्जित की जाती हैं, परंपराएं कमाई जाती हैं। ये बहुत दुर्लभ उपलब्धि है जो सुदीर्घ जीवन अनुभवों के निष्कर्ष के रूप में हमें प्राप्त होती है। इसलिए परंपरा को हम कोई रूढ़ी मानकर, कोई कमजोरी मानकर, किसी हेयता से देखते हुए हम उसे नकारें नहीं। अज्ञे कहते हैं परंपरा का कवि के लिए कोई अर्थ नहीं है जब तक वह उसे ठोक बजाकर, तोड़ मरोड़ कर आत्मसात नहीं कर लेता। अंधानुकरण के पक्षधर वो नहीं है, विकृत रूढ़ियों के पक्षधर भी वो नहीं है, लेकिन परंपरा को एकदम नकारने की पक्षधरता भी वो नहीं करते। उनका मानना है कि अपना अर्जित सत्य परंपरा के मेल में है तो ठीक है। जिस सत्य को रचनाकार कमा रहा है, अर्जित कर रहा है, उसे परंपरा के मेल से जोड़कर देखना चाहिए, वरना परंपरा बोध एक मांगा हुआ दर्पण है ऐसा प्रतीत होगा। वो लिखते हैं, क्या यह इतिहास मांगा हुआ इतिहास है? क्या यह विवेक का मुकुट भी मांगा हुआ मुकुट है? और क्या यह मुझे लौटा देना होगा इससे पहले कि वो टूट जाए? वास्तव में अज्ञे का जो चिंतन है वो बहुत गहरा, बड़ा गहन, बड़ा गंभीर है। वो ये मानते हैं कि परंपराएं आधुनिकता की बुनियाद हैं। प्रयोग धर्मिता के वो पक्षधर है, नवीनता और मौलिकता के
वो उद्घाटक हैं, लेकिन परंपरा से कट कर नहीं। वो कहते हैं कि परंपरागत रूप से चली आ रही कविता की विषय वस्तु और शिल्प में नए परिवर्तन की आवश्यकता है, उस पर जोर भी देते हैं और कहते हैं अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार नहाई कुई टटकी कली चंपे की वगैरह, तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही ये उपमान मैले हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। इसी कारण अज्ञे को प्रयोगवाद के श्लाका पुरुष के रूप में देखा जाता है। प्रयोगवाद एक पूरी काव्य धारा है। प्रगतिवाद के बाद का जो काव्य आंदोलन है वो प्रयोगवाद कहलाया। इसी प्रयोगवाद में तो अज्ञे ने नए कवियों को जोड़ते हुए तार सप्तक, द्वितीय सप्तक, तृतीय सप्तक, चतुर्थ सप्तक आदि का संग्रह किया। अज्ञे ने प्रयोगवादी दृष्टि से कविता को नई आधार भूमि दी, नए प्रतीक, नए बिंब, नया शिल्प देने का प्रयत्न किया। विषय वस्तु को भी बदला। वो चाहते थे कि वैश्विक स्तर पर जो परिवर्तन साहित्य में, कविता में हो रहा है, वह हिंदी कविता में भी होना चाहिए। व्यष्टि से समष्टि की ओर वो अपने दर्शन को, अपनी दृष्टि को, अपने काव्य को ले जाना चाहते हैं। अज्ञे के काव्य में व्यक्तिवादिता का पुट उपलब्ध तो है, दिखाई देता है, लेकिन वह व्यक्तिवादिता एकांगी नहीं है, बल्कि इसकी पूर्णता तो समष्टि में ही पूर्ण होती है। इस तरह उनकी कविता में व्यष्टि से समष्टि तक की पूर्ण यात्रा उद्घाटित होती है। बूंद से समुद्र तक की पूर्ण यात्रा की वकालत वो अपनी कविता के माध्यम से करते हैं। बूंद यदि व्यक्ति के अस्तित्व की द्योतक है, तो उस अस्तित्व को प्रतिष्ठा, सम्मान और पहचान समुद्र के कारण ही मिलती है, क्योंकि बूंद बूंद से ही समुद्र का निर्माण होता है और समुद्र अपनी उपस्थिति एक अलग अंदाज में दर्ज करता है। यह द्वीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो, यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पन डुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा, यह समिधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा, यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। इस तरह की विलक्षण परिकल्पना वो करते हैं। वह द्वीप को जो समुद्र के किनारे एकांत में खड़ा हुआ दिखाई देता है, वह उस द्वीप को महत्वपूर्ण रेखांकित करते हुए, लेकिन पंक्ति में शामिल होने की परिकल्पना के साथ उसे जोड़ते हुए देखना चाहते हैं। प्रकृति का भी बहुत सुंदर, बड़ा मार्मिक, हृदय स्पर्शी चित्रण वो अपनी कविता के माध्यम से करते हैं। प्रयोगवाद, संवेदना और शिल्प के आधार पर अपनी पूर्ववर्ती काव्य धाराओं तथा छायावाद, प्रगतिवाद आदि की तुलना में भले ही वो नए प्रयोगों पर बल देते हैं, लेकिन यहां से वह बहुत कुछ ग्रहण भी करते हैं। वो कहते हैं कि परंपरा प्रेरणा बनकर हमारे साथ चलती है। परंपरा आधुनिकता की आधारशिला है, इसलिए हम नवीनता और मौलिकता के आग्रह दुराग्रह में परंपरा को नकार नहीं सकते। प्रकृति चित्रण करते हुए भी वो इस बात पर बल देते हैं, वंचना है चांदनी सित,
झूठ वह आकाश का निरवधि गहन विस्तार, शिशिर की राका निशा की शांति है निस्सार। दूर वह सब शांति, वह सित भव्यता, वह शून्यता के अवलेप का प्रस्तार। इधर केवल झलमलाते चेतहर, दुर्धर कुहासे का हलाहल स्निग्ध मुट्ठी में सिहरते से पंगु टुंडे नग्न बच्चे दई मोर पेड़। इस तरह की तमाम तरह की परिकल्पनाएं अज्ञे की एक विद्वत्ता को, उनके सुदीर्घ अनुभव को, उनके दृष्टि और दृष्टिकोण को उद्घाटित करती हुई दिखाई देती हैं। वो प्रकृति के भी उन पारंपरिक प्रतिमानों से नए हटकर नए प्रतिमान उद्घाटित करना चाहते हैं। राष्ट्रीयता की भावना भी अज्ञे की रचनाओं में प्रचुर मात्रा में मिलती है। अज्ञे का समय, कविता का समय, आजादी के बाद का समय और आजादी से पहले की जो परिस्थितियां हैं, पृष्ठभूमि है, उनका समय, उनकी कविता में तत्कालीन समय की आवश्यकताओं को बखूबी देखा गया है। अज्ञे का जो विजन है, जो परिदृश्य है, जो दृष्टि है, स्वातंत्र पूर्व लेखन में उनके यहाँ राष्ट्रीयता की भावना और स्वतंत्रता प्राप्त करने का जो प्रयत्न दिखाई देता था। उड़चल हारिल लिए हाथ में, यही अकेला ओछा तिनका, उषा जाग उठी प्राची में, कैसी बाट भरोसा किनका, शक्ति रहे तेरे हाथों में, छूट न जाए यह चाह सृजन की, शक्ति रहे तेरे हाथों में, रुक ना जाए यह गति जीवन की। इस तरह की कविताएं अज्ञे ने लिखी। महादेवी भी दीप मेरे जल अकंपित कहती हैं। प्रसाद भी हिमाद्र तुंग शृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती जैसी पंक्तियों के सृजक बनते हैं। गीतों में, नाटकों में, कविताओं में राष्ट्रीय चेतना ये विरासत में मिली थी। प्रेमचंद की रचना धर्मिता में, बच्चन की कविताओं में, बालकृष्ण शर्मा नवीन की कविताओं में हम इस चेतना को देख चुके हैं। अज्ञे ने भी विरासत में इस राष्ट्रीय चेतना के बिगुल को सुना था, हासिल किया था और उन्होंने भी अपनी रचनाओं में इसका समावेश किया। रघुवीर साहे हिंदी के बड़े रचनाकार हैं। वो लिखते हैं कि मानव मन को खंडित करने वाली पराधीनता के प्रतिकूल अज्ञे की मानव अस्मिता और गरिमा की प्रवृत्तियां आधुनिक भारतीय की स्वतंत्रता के मूल्य हैं। ये जो नया भारत है, ये जो नए भारतीय हैं, इनकी आज़ादी के मूल्यों के रूप में अज्ञे की कविता, अज्ञे का गद्य साहित्य हमारे सामने उपस्थित होता है। अज्ञे का नगर बोध भी बड़ा प्रखर है। अपनी कविताओं के माध्यम से वो नगरीय जीवन और उसके अंतर विरोधों का सूक्ष्म मूल्यांकन भी करते हैं। मनोविश्लेषणात्मक दृष्टि से, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अज्ञे ने अपनी अनेक रचनाओं में, कथात्मक रचनाओं में, शेखर एक जीवनी को हम देखें, शरणदाता जैसी कहानी को अगर हम देखें, और भी बहुत सी कहानियों और उपन्यासों में, कविताओं में हम उनकी इस नगर बोध की अनुभूति को देख सकते हैं। शहरी मानव की अमानवीयता पर, क्योंकि अज्ञे को लगता है कि ये जितना हम आधुनिक हो रहे हैं, जितना हम विकसित हो रहे हैं, जितना हम शिक्षित हो रहे हैं और जितने हम महानगरीय बोध से ग्रस्त हो रहे हैं, तो वह हमें अमानवीयता की ओर ले जा रहा है। हम संवेदन शून्य होते जा रहे हैं, हम स्वार्थी होते जा रहे हैं। इसीलिए वो कहते भी हैं, सांप के साथ उसकी तुलना करते हैं। वो महानगरीय जीवन को जीवन बिताने वाले, जीवन समझने वाले समुदाय को संबोधित करते वो कहते भी हैं व्यंग्यात्मक रूप में। अज्ञे का की जो व्यंग्य चेतना है वह भी प्रखर है। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहां पाया। वास्तव में ये महानगरीय बोध पर बहुत बड़ा व्यंग्य वो करते हैं।
भाषा की दृष्टि से भी यदि हम देखें, अज्ञेय उन गिने चुने साहित्यकारों में हैं जो भाषा को जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। वो कहते भी हैं, मैं उन व्यक्तियों में से हूं और ऐसे व्यक्तियों की संख्या शायद दिन प्रतिदिन घटती जा रही है जो भाषा का सम्मान करते हैं और अच्छी भाषा को अपने आप में एक सिद्धि मानते हैं। छायावादी कवियों का भी मूल मंत्र यही था। प्रसाद जी के नाटकों पर, कविताओं पर, औपन्यासिक रचनाओं पर, उनकी भाषाओं पर पारसी थिएटर के लोगों ने बहुत आक्रमण किया था, प्रहार किया था। तो प्रसाद जी ने काव्य कला और अन्य निबंध नाम की पुस्तक में निबंध के माध्यम से उन आक्षेपों, आरोपों का उत्तर दिया था कि मेरे नाटक इक्के तांगे वालों के लिए नहीं है। अज्ञेय जी भी वास्तव में कविता की, गद्य की, साहित्य की, भाषा की मर्यादा से कोई समझौता नहीं करना चाहते। इसलिए वो कहते हैं कि मैं भाषा का सम्मान करता हूं और अच्छी भाषा को मैं एक सिद्धि मानता हूं। अच्छी भाषा ईश्वर कृपा से, सारस्वत कृपा से सबको नहीं मिलती। वह जिस पर सरस्वती की कृपा होती है, वाग देवी की कृपा होती है, आधिकारिक रूप से वह भाषा उसी के पास आती है। तत्सम तद्भव शब्दों का कौशलपूर्ण सगुम्फन अज्ञेय की काव्य भाषा की विशिष्ट पहचान है। तत्सम शब्दों का उदाहरण देखें, अपने छाया तप वृष्टि पवन पल्लव कुसुमों की लय पर अपने जीवन संचय को कर छंद युक्त अपनी प्रजा को वाणी दे। निराला की राम की शक्ति पूजा की भाषा देखिए, महादेवी की और पंत की भाषा देखिए। धीरे धीरे उस भाषा में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता तक आते आते नए बिंब, नए प्रतीक, नई शब्द संपदा यह आती गई। लेकिन भाषा की गरिमा के साथ अज्ञेय ने कभी कोई समझौता नहीं किया और वो उसके पक्षधर भी नहीं थे। अज्ञेय मूल रूप से तद्भव भाषा के कवि और गद्यकार हैं। अज्ञेय का गद्य संसार और कविता दोनों तद्भवता का एहसास कराते भी हैं। जैसे दुख सबको मांझता है, बड़ी प्रसिद्ध कविता उनकी है। दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखें। वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है। जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। अज्ञेय वो जो बात हमारे यहाँ वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान, ये चिंतन भारतीय चिंतन है। बिंबों की दृष्टि से भी अज्ञेय ने अपनी कविता में बेहद नवीन प्रयोग किए हैं, सदे हुए प्रयोग किए हैं। अपनी इंद्रियता में सामान्य स्थितियों को अभिव्यक्ति देने के कारण बिंबों की दृष्टि से यह नई कविता की अप्रतिम रचना वो प्रस्तुत करते हैं। संगीतकार अज्ञेय की बड़ी चर्चित कविता है, लंबी कविता, प्रसिद्ध कविता। वीणा को धीरे से नीचे रख ढक, मानो गोदी में सोए शिशु को पालना, डाल कर मुग्धा मां हट जाए दीठ से दुलराती उठ खड़ा हुआ। ये जो बिंबों को सृजित करना, कहा जाता है कि जो कवि जितना बड़ा विराट कवि होता है वो उतने ही बड़े और विराट बिंबों का निर्माण भी करता है। वो रंगीन बिंबों की परिकल्पना भी करता है, रंग भी भरता है बिंबों में। तो संगीत को ध्यान में रखकर, संगत को ध्यान में रखकर, वीणा को ध्यान में रखकर तमाम तरह के ऐसे बिंबों का निर्माण अज्ञेय करते चलते हैं। अज्ञेय ने प्रतीकों में भी नवीनता और मौलिकता लाने का प्रयत्न किया। वो अपनी कविता में प्रतीक योजना को अत्यधिक महत्व देते हैं। वो कहते भी हैं कि कोई भी मौलिक काव्य प्रतीकों की, नए प्रतीकों की सृष्टि करता है। यानी कविता की मौलिकता की कसौटी उनकी दृष्टि में प्रतीकों की नवीनता है। यदि कोई कवि नए प्रतीक सृजित नहीं करता, नहीं कर पाता, तो वो बड़ा कवि नहीं होता। और जब ऐसा करना बंद कर देता है कोई कवि, तो वो जड़ हो जाता है। इसका मतलब प्रतीकों में नवीनता और मौलिकता, अद्यतन, अधुनातन उपस्थिति उनकी कविता में होनी चाहिए।
यही उसके बड़प्पन की, यही उसकी विराटता की द्योतक बनती है। जब वह ऐसा करना बंद कर देता है तो जड़ हो जाता है, या जब जड़ हो जाता है तब वह वैसा करना बंद करके पुराने प्रतीकों पर निर्भर करने लगता है। असाध्य वीणा कविता में वीणा कला का प्रतीक है और प्रियंबद कलाकार का। इस तरह से अज्ञे ने वो जो बोधा भी कहते हैं कि सीख लीनो मीन मृग, ठाकुर भी कहते हैं कि बहुत सारे प्रतीकों को, उपमानों को इकट्ठा कर लिया, लोगन कवित्त कीनो खेल करी जानो है। अज्ञे भी उसी एक गरिमा मंडित भाषा के पक्षधर हैं। नवीन और मौलिक सार्थक प्रतीकों के, बिंबों के समर्थक और उसकी वकालत करने वाले प्रतीत होते हैं। असाध्य वीणा कविता वास्तव में अद्भुत कविता है। उसमें वीणा को कला का प्रतीक बनाया और प्रियंबद कलाकार का। इस तरह से कलात्मक दृष्टि भी अज्ञे के पास अद्भुत है। संगतकार के रूप में, वीणा के रूप में, वीणा वादक के रूप में वो जिस तरह की परिकल्पनाएं करते हैं वो उनके मौलिक ज्ञान और अनुभव की द्योतक बनती हैं। अज्ञे की उपन्यास रचनाओं में, औपन्यासिक रचनाओं में भी हमें जो वस्तु मिलती है, जो संवेदना मिलती है, वो अद्भुत है। 3 उपन्यासों से ही पूर्ण रूप में वो एक प्रतिष्ठित रचनाकार, कथाकार, उपन्यासकार सिद्ध हुए। इन 3 उपन्यासों में उनके माध्यम से उन्होंने अपनी ऐसी छवि बनाई जो कि चिरकाल तक मानस पटल पर छाई रही। वास्तव में शेखर एक जीवनी हिंदी उपन्यास जगत का एक विलक्षण अद्भुत उपन्यास है। यह अज्ञे का वो पहला उपन्यास है जो 2 भागों में लिखित है। प्रथम भाग 1941 में लिखा गया और दूसरा भाग 1944 में, यानी लगभग 4 साल का कार्यकाल, रचना काल इस उपन्यास का रहा। इस उपन्यास का कथानायक शेखर है, जो कि शीर्षक में भी उद्घाटित है। इसमें शेखर के अचेतन और अवचेतन मन का विश्लेषण मनोविश्लेषणात्मक पद्धति से अज्ञे ने किया है। अचेतन अनकॉन्शियसनेस, अवचेतन सबकॉन्शियसनेस, इनको बखूबी उभारने का प्रयत्न किया। शेखर के अचेतन और अवचेतन मन का विश्लेषण पूरी मनोविश्लेषणात्मक सैद्धांतिकी के आधार पर अज्ञे करते हैं। घनीभूत वेदना की केवल एक रात में लिखे गए विजन या देखे गए स्वप्न को अज्ञे ने शब्दबद्ध किया है। प्रतिष्ठित समालोचक डॉक्टर देवराज ने कहा, अज्ञे का शेखर एक जीवनी हिंदी का प्रथम उपन्यास है। ऐसा प्रथम उपन्यास है जिसमें शिशु मानस को आनंद प्रधान जीवन की झांकियों को, उसके कौतूहल और जिज्ञासाओं को तथा उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों पर समाज तथा माता पिता के व्यवहार, अथवा यूं कहिए कि रियलिटी प्रिंसिपल के संपर्क में दमन को, मानसिक ग्रंथियों को तथा उसके जीवन व्यापी प्रभाव को कार्यक्षेत्र में लेने का प्रयत्न किया गया है। शेखर के व्यक्तित्व का विकास एक संश्लिष्ट चरित्र के रूप में होता है। उसका व्यक्तित्व आदर्श के ढांचे में ढाला गया अथवा अनुकृत न होकर यथार्थ परक एवं जीवंत बन गया। अज्ञे शेखर कोई बड़ा आदमी नहीं है ऐसा कहते हैं, वह अच्छा भी आदमी नहीं है, लेकिन वह मानवता के संचित अनुभव के प्रकाश में ईमानदारी से अपने को पहचानने की कोशिश कर रहा है। ऐसा कहा जाता है कि शेखर के रूप में अज्ञे अपने को चित्रित करते हैं। एक जीवनी की कथा वस्तु एकदम सपाट ना होकर ऐसी है जैसे किसी माला के मोती टूट गए हैं और उन्हें दूसरी माला में आगे पीछे करके गूंथ दिया गया है, यानी व्यवस्था पूरी बदल गई है, उसका शिल्प बदल गया है। लेकिन अज्ञे का रचना कौशल कहीं पर भी इसके कारण उपन्यास की कसावट को ढीला नहीं पड़ने देता, वह पाठक को बांधे रहता है। दूसरे भाग में शेखर के साथ साथ शशि के चरित्र और मनोविज्ञान का चित्रण भी बड़ी गंभीरता और गहराई के साथ किया गया है। नदी के द्वीप उनका दूसरा उपन्यास है। शेखर एक जीवनी की तुलना में नदी के द्वीप की परिधि विस्तृत और व्यापक है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा कि नदी के द्वीप विस्तृत कैनवस पर अंकित किए जाने वाले मानव जीवन के एक सीमित अंग का डिटेल है। उपन्यास में प्रमुख रूप से 4 चरित्र हैं, भुवन, रेखा, गोरा और चंद्रमाधव, किंतु उपन्यास के केंद्र में रेखा ही है।
इस उपन्यास में भी चरित्र विश्लेषण और मनोवैज्ञानिकता पर विशेष बल दिया गया है। उपन्यास आदि से अंत तक कलात्मक है, कलात्मकता का उत्कृष्ट उदाहरण बनता है। प्रारंभ में प्राकृतिक श्रृंगार की नाटकीयता है। उपन्यास के समापन में भुवन का पत्र भी कलात्मकता को सिद्ध करता है। अकेलेपन, अजनबीपन जैसे आधुनिक विषयों का चित्रण भी इस उपन्यास में किया गया है। नंद कुमार राय ने लिखा, नदी के द्वीप में अज्ञेय ने चरित्रों की गहन मनस्थितियों का विश्लेषण अत्याधुनिक जीवन बोध तथा उसके विविध संदर्भों में किया है। अकेलापन और अजनबीपन आधुनिक मनुष्य की नियति बन गया है। नदी के द्वीप के सभी पात्र भुवन, रेखा, गौरा इसके उदाहरण हैं। आधुनिक मानव जीवन की एक विकट विडंबना संबंधों में तीव्र आकर्षण और संश्लिष्ट ऐक्य भावों के साथ तनाव, बिखराव, टूटन यह भी है। नदी के द्वीप में अज्ञेय ने भुवन और रेखा के प्रणय संबंधों को एक वेगवती प्रगाढ़ता और आकर्षण प्रदान कर पुनः उसके विपरीत विकर्षण और द्वंद्व का ऐसा विकास दिखाया कि तनाव और टूटन अनिवार्य बन गए। यही समकालीन समाज की विडंबना है जिसको अज्ञेय ने उद्घाटित किया। नदी के द्वीप का शिल्प विधान पूरी तरह से आधुनिक है। पूर्व दीप्ति जिसको हम फ्लैशबैक कहते हैं, चेतना प्रवाहिकन, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आदि इन सब का अंतः चित्रों में यानी इनसाइड व्यूज शिल्प विधियों का प्रयोग करते हुए अद्भुत प्रदर्शन या चित्रण या वर्णन अज्ञेय करते हैं। तीसरा प्रसिद्ध उपन्यास अपने अपने अजनबी है। यह एक छोटा उपन्यास है, इसके पात्र विदेशी हैं। अज्ञेय के अनुसार इस उपन्यास की वस्तु मृत्यु से साक्षात्कार कराती है। किसी प्रकार मृत्यु से साक्षात अपने को अजनबी कर देता है और अजनबियों को अपना बना देता है। किस प्रकार मृत्यु स्वयं कुछ के लिए अपनी होती है और कुछ के लिए अजनबी होती है। अज्ञेय ने बहुत सा यात्रा साहित्य भी लिखा, वो यायावर थे। एक यात्रा वृत्तांतकार के रूप में अज्ञेय का उल्लेख निश्चित रूप से अत्यंत आवश्यक है। उनके साहित्य लेखन में यात्राओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। अज्ञेय को राहों का अन्वेषी भी कहा जाता है। उन्हें यायावर रचनाकार भी कहा जाता है। देश विदेश के अनेक राज्यों देशों में उन्होंने भ्रमण किया है। अरे यायावर रहेगा याद, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के धनी अज्ञेय माने जाते हैं। अज्ञेय की दृष्टि में मगर राह पर आज जो मिला उसे आज की लब्धि नहीं, कल का पाथे मानना होगा और चलना होगा, चल यायावर चल। इस तरह की तमाम तरह की अभिव्यक्तियां इस बात की ओर संकेत करती हैं कि अज्ञेय ने जीवन को चलने का नाम माना। इस रचना का यह पाथे यात्रा के सौंदर्य दृश्यों, साहित्य, संस्कृति, इतिहास, भूगोल और विज्ञान की अनुभवशील संपन्नता में वो प्रकट करते हैं। पहला संस्मरण बिना भूमिका के छपा, पाठकों ने हाथों हाथ उसे खरीदा। पाठकों की पुस्तक पर मिली प्रतिक्रिया स्वरूप लेखक को अपने अगले संस्करण में भूमिका लिखनी पड़ी और विचार हर्ष के साथ उसे प्रकट भी किया। अज्ञेय के अनुसार ये कृतियां जो यात्रा साहित्य विषयक रचनाएं हैं, न सिर्फ लेखक द्वारा की गई यात्राओं का स्थूल विवरण है, बल्कि यह लेखक की आंतरिक यात्रा की भी द्योतक है। इस तरह की कृतियां टूरिस्ट गाइड के तौर पर नहीं, साहित्यिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वास्तव में यात्रा वृत्तांत केवल दृश्य स्थलों का वर्णन मात्र नहीं होता। उन दृश्य स्थलों पर, भ्रमण स्थलों पर रचनाकार जब भ्रमण करता है तो उसके अंतःकरण में भी एक यात्रा चलती है। उस आंतरिक यात्रा को वो बाह्य परिदृश्य और घटनाक्रमों से जोड़ता है। इसलिए उसे केवल एक टूरिस्ट गाइड नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसे उस यात्रा स्थल की साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत का उद्घाटन मानना चाहिए। इस कृति में अज्ञेय ने अपने देश की ही पृष्ठभूमि का असम से लेकर पेशावर तक की साहित्यिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक विशेषताओं और सौंदर्य का बखूबी चित्रण किया है। एक बूंद सहसा उछली इस यात्रा वृत्तांत की पृष्ठभूमि विदेशी है। यूरोप की संस्कृति, इतिहास, भाषा, लोगों आदि का मार्मिक चित्रण ये अज्ञेय ने बड़ी सुंदरता और प्रभावात्मकता के साथ किया है। इस कृति में गहरी संवेदना और जिज्ञासा प्रकट होती है। द्वितीय विश्व युद्ध के ध्वंस पर एक नई सभ्यता खड़ी हो रही है। उसके सांस्कृतिक व्यक्तित्व में गहरा विभाजन, दोहरापन दिखाई दे रहा है। उसी को अज्ञेय ने संवेदना और जिज्ञासा के रूप में
चित्रित किया है। अज्ञे की कहानियों में भी संवेदना के नए धरातल, विविध धरातल मिलते हैं। अज्ञे ने अपनी कहानियों में विषय वस्तु को नवीनता दी है, नई दिशा दी है, नए आयाम और नितांत नवीन और मौलिक दृष्टि दी है। पूर्वोत्तर भारत की महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि पर भी अज्ञे ने अनेक कहानियां लिखी हैं। 5 कहानी संग्रह तो इस दृष्टि से अत्यंत उल्लेखनीय हैं ही। हीलीबोन की बत्तखें, मेजर चौधरी की वापसी, नगा पर्वत की एक घटना, जयदोल, नीली हंसी। अज्ञे की सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि उनकी कहानियों में बखूबी उद्घाटित होती है। मेघालय के खसिया समाज की सामाजिक संरचना को, वहां की संतानहीन नारियों के मनोविज्ञान को, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सैनिकों द्वारा किए गए शोषण और अत्याचार को वो अपनी कहानियों में बहुत प्रभावी रूप में चित्रित करते हैं। मणिपुर की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी मेजर चौधरी की वापसी एक विलक्षण कहानी बनकर हमारे सामने आती है, जिसमें युद्ध के दुष्परिणामों का उल्लेख किया गया है। जीवन संबंधों में बिखराव, पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति और वहां की जीवन शैली का विवरण भी अज्ञे बखूबी करते हैं। नागालैंड की पृष्ठभूमि पर नगा पर्वत की ये घटना, यह भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी बनकर हमारे सामने आती है। इस तरह जीवन शैली का, अनेक समस्याओं और संघर्षों का विस्तार से चित्रण अज्ञे अपनी कहानियों में करते हैं। जयदोल की बात करें, नीली हंसी की बात करें, या इसी प्रकार अन्य अनेक कहानियों का उल्लेख करें, राहों के अन्वेषी अज्ञे अपनी रचनाओं को एक नई शैली और एक नई प्रविधि से गढ़ने का काम करते हैं। प्रेमचंद युग और प्रेमचंद पूर्व युग की कहानियों की विषय वस्तु से नितांत भिन्न मन की उथल पुथल, अतल गहराइयों और द्वंद्व आदि को अज्ञे ने अपनी रचनाओं में बखूबी चित्रित किया है। वो नेपाल, बर्मा, चीन, भूटान, बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले पूर्वोत्तर भारत आदि, इन सब में देश के 8 महत्वपूर्ण राज्यों की सभ्यता और संस्कृति को, वहाँ की समस्याओं को, वहाँ के संघर्षों को भी अपनी रचनाओं में चित्रित करते हैं। कह सकते हैं कि अज्ञे का दृष्टिकोण, अज्ञे की आधार भूमि, साहित्य भूमि वास्तव में विलक्षण है, अद्भुत है, विराट है। उन्होंने विषय वस्तु और भाषा के वैविध्य से, नवीनता और मौलिकता से, अपनी सृजनशीलता का, अपनी साहित्यिक अभिरुचि का परिचय दिया है। मित्रों, इस विषय को यहीं विराम देते हैं। नए विषय के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।